हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 12। ठीक ना। 2025-26 बोर्ड के लिए हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कल करा दिया था। जिस जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन की उसमें हमने बस बात की है। तो देखिए, कल हमने देखा था निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना। मैं जान रहा हूं यहाँ पास नहीं दिख रहा है, यहाँ पास लाइटिंग थोड़ा पड़ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना में क्या क्या होता है। पहला चीज युग्मक का निर्माण होता है और दूसरा चीज परागण होता है। ठीक ना। परागण हमारा क्वेश्चन था कल का कि परागण क्या होता है, परागण के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग किए होंगे। ठीक। अब देखिए, परागण जो है युग्मक का स्थानांतरण होता है, उसको हम परागण बोलते हैं। ठीक ना। हमने बताया था कि अगर परागकोश से परागकण निकला, परागकोश से परागकण निकला और वो वर्तिकाग्र, सुग्राहक वर्तिकाग्र पर जाके गिर गया, तो उसको हम बोलते हैं परागण हो गया। यही होता है परागण। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कितने चरणों में पूर्ण होता है। अब देखिए, पुष्पी पादप जो होते हैं, जो कि हमारे आवृत्तबीजी पादप होते हैं, उसमें लैंगिक जनन जो होता है, ये जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन को मैं समझाऊंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। आप लोग को ऊपर ऊपर से पता होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा। लैंगिक जनन कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, जिसको हमने देखा कि पहले युग्मक का निर्माण होता है, फिर परागण की क्रिया होती है। फिर निषेचन के दौरान क्या क्या क्रियाएं होती हैं, निषेचन के दौरान क्या क्या होता है, उस चीज को हम देखेंगे। फिर निषेचन के बाद क्या क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन 3 चरणों में पूर्ण होता है। आई होप कि समझ आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं और अपना हम टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पुष्प जब आने वाला रहता है, हमारा जो कोई भी पादप है, ये मान लो एक पेड़ है। ठीक ना। मुझे अच्छे से बनाने नहीं आता है, एक पेड़ है। ठीक। अब इसमें यहाँ पास से पुष्प आने वाला है। ठीक ना। पुष्प कैसा होता है भाई, जैसा भी होता है समझ जाना। ये समझो मैं पुष्प बना रहा हूँ, सॉरी नहीं, मेरे से पुष्प नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना मेहनत से इसको मैं बनाया हूँ कि जो कि 2 दिन से मैं मिटाया नहीं हूँ। ठीक ना। तो देखिए, पुष्प जब आने वाला रहता है, यहाँ पास भी थोड़ा सा नहीं दिखता है, मुझे पता है, तो ध्यान दीजिएगा। पुष्प जब आने वाला रहता है तो क्या होता है, हम सामान्यता बता रहे ताकि आपको समझ आए। जब किसी भी गर्ल्स या जब भी किसी लड़की में जब पीरियड आने वाला रहता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीजन, उसका जो ऑक्सीटोसिन लेवल और जो प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होता है, ऑक्सीटोसिन बेसिकली बढ़ता है। ठीक ना। ऑक्सीटोसिन लेवल जो बढ़ता है, तो उसमें पीरियड आते हैं, तो यानी कि हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं। ठीक ना। हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो देखिए, जब पुष्प आने वाले रहते हैं तो पादपों में यानी कि पौधों में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, कोशिका का जो समूह होता है, जिसको हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहते हैं। फ्लोरल प्राइमोर्डियम, थोड़ा बोलने में उस टाइम मैं चूक गया था। पुष्पी आद्यक जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका एनसीईआरटी में नाम दिया है फ्लोरल प्राइमोर्डियम, इसलिए मैं इंग्लिश नाम भी बता रहा हूँ। कोशिकाओं का समूह जो होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का विकास एवं विभेदन होता है, वो विकसित भी होता है और विभेदित भी होता है। और जब विभेदित होता है तो उसके थ्रू क्या बनता है, बड बनता है, कलिका। ठीक ना। एक छोटी सी पुष्प की कलिका बनती है, जो आगे चलकर वो पुष्प बन जाता है। तो इस प्रकार पुष्प आने वाला रहता है। तो ये घटनाएं होती हैं एक पादप के अंदर। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जब पुष्प आने वाले रहते हैं किसी पादप में, तो क्या क्या घटनाएं होती है, तो आप बता सकते हो कि हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके थ्रू पुष्पी आद्यक यानी कि जो हमारा होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का विकास एवं विभेदन होता है, जिससे कलिका का निर्माण होता है और वही कलिका आगे चलकर पुष्प बन जाती है। देखिए, आप लोग रटने पे मत जाइएगा। ठीक ना। विज्ञान पूरा बेस करता है आपकी समझ के ऊपर, आप कितना समझते हो। अगर नहीं समझ आता एक बार में तो दोबारा लेक्चर को देखो, लेकिन समझो, बिना समझे नहीं होगा। अब देखिए, इसको भी हमने कल पॉइंट बात कर लिया था। अब देखिए, हमारा आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आता है ना पुष्प की संरचना। तो उस पुष्प की संरचना को देखने से पहले हम जानेंगे कि सहायक अंग इसमें क्या होते हैं पुष्प के, और आवश्यक अंग क्या होते हैं। ये होगा हमारा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, आज हम पुष्प की पूरी संरचना को देखेंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, क्या होती है। जैसा कि मैंने पिछले ही लेक्चर में कहा था कि आज हम पुष्प की संरचना देखने वाले हैं। देखो भाई, पुष्प ज्यादा अच्छा नहीं बना है, तो पुष्प के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा कि हाँ पुष्प भैया बेकार दिख रहा है। मुझसे जितना बन सकता था मैंने बनाया। और एक चीज बता रहा हूँ, खूबसूरत बनाना जरूरी नहीं होता। ठीक ना। खूबसूरत इसको बनाना जरूरी नहीं होता है। बस इसमें जरूरत क्या होगा, आप लेबलिंग अच्छे से करो, नामिंग, उसका नाम अच्छे से लिखो और उसका अच्छे से लेबलिंग करो, अच्छे से नाम लिखो, ताकि ये पता चले कि हाँ ये बच्चा इस पार्ट को बनाना चाह रहा था, इस पार्ट को इसने बनाया है। खूबसूरती मायने नहीं रखती है भाई, हर जगह दिमाग मायने रखता है। ठीक ना।
तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आवश्यक अंग क्या है। पुष्प के आवश्यक अंग, पुष्प के, हम पुष्प के पूरे बात कर रहे हैं, ठीक ना, पुष्प के आवश्यक अंग, ठीक। अब हमारे आवश्यक अंग में क्या क्या आएंगे, जैसा कि हमको पता है कि एक पुष्प में नर जनन अंग क्या होता है, पुमंग होता है, और मादा जनन अंग क्या होता है, जायंग होता है, ठीक ना। तो हमारे जो इसमें आएगा क्या बोलते हैं, आवश्यक अंग में हमारा पहला चीज आएगा जायांग, और दूसरा पुमंग। आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर पहले नंबर पे जाएंगे लिख रहा तो जाएंगे लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आता है पुमंग। अब देखिए जायंग को बोलते हैं क्या, जाइनोसियम, गाइनोसियम या जाइनोसियम ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक ना। मुझे याद नहीं आ रहा, गाइनोसियम या जाइनोसियम ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक ना। गाइनोसियम इसको बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम तथा इसको जाइनोसियम बोलते हैं, ठीक ना। ये होते हैं हमारे दो आवश्यक अंग, पुष्प के दो आवश्यक अंग होते हैं, या आवश्यक चक्र भी कहीं किसी किसी बुक में बोला जाता है, ठीक ना। तो इनके बिना ना लैंगिक जनन पुष्प में संभव है ही नहीं, इनके बिना जनन ही संभव नहीं है, पुष्प में जनन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आवश्यक अंग है, ठीक। और हमारे एक आता है आवश्यक अंग हो गया। अब सहायक अंग को देख लेते हैं। अब आता है हमारा दूसरा सहायक अंग, पुष्प के सहायक अंग। अब देखिए हमारा एक पुष्प है जिसमें हमारा ये यहां से निकला रहता है वर्तिकाग्र वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर या फिर जायंग, ठीक ना। ये जायंग निकला है, उसके बगल से ऐसे ऐसे बहुत सारे पुमंग निकले हैं, जिसको पुंकेसर के समूह को पुमंग बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारे इधर से बहुत सारे पुंकेसर निकले हुए हैं, ठीक। तो अब देखिए ये हमारे बहुत, हाँ तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण हमारा लेक्चर रुक गया था वहीं पास, तो हम फिर से चालू कर रहे हैं। अब देखिए हम पुष्प के आवश्यक अंग हमने देख लिया, अब हम सहायक अंग की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा आवश्यक अंग, ये होगा हमारा सहायक अंग। अब देखिए कोई भी पुष्प है उसमें हम जानते हैं कि जैसा कि जायंग पाया जाता है, ठीक ना, बीच वाला भाग जिसको मादा जननांग बोलते हैं, इसमें मादा जननांग है इसका ये जायंग, और ये पुमंग जो है नर जननांग है, ठीक। तो नर जननांग तथा मादा जननांग, जब तक नर जननांग और मादा जननांग नहीं होंगे तो जनन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। जब दोनों होंगे ही नहीं तो जनन कहां से होगा, ठीक। तो जनन नहीं होगा। अब देखिए जनन को अच्छे तरीके से होना, इसके लिए सहारा देते हैं, ठीक ना। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो जैसे मानवों में अगर होता है ना, अगर किसी प्रकार का जनन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, रिप्रोडक्शन अगर चल रहा है, तो चार दीवारें सहारा देती हैं, तो ये सहायक अंग बनते हैं। आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ज्यादा दिमाग में दौड़ाना, ठीक ना। ये सहायक अंग बनते हैं, उसी प्रकार यहाँ पास हमारे सहायक अंग क्या क्या बन रहे हैं। एक हमारा बनता है, एक सेकेंड, ये हमारे बन जाते हैं इसमें सहायक अंग, किधर गया, हाँ हमारे सहायक अंग इसमें बनते हैं बाह्य दल पुंज, ये जो हमारा ये हरे रंग का होता है, ठीक ना, ये मैं बता दे रहा हूँ ये हरे रंग का होता है, ये हमारा बाह्य दल पुंज हो गया। और ये हमारा हो गया दलपुंज, ये हमारे पत्तियां हो गई, पंखुड़ी जिसको हम बोलते हैं हिंदी पंखुड़ी, इसका इंग्लिश नाम बोले तो बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स बोल देते हैं, बाह्य दलपुंज को कैलिक्स, और इसको दलपुंज को हम करोला बोलते हैं, ठीक ना। इंग्लिश नाम थोड़ा जरूरी नहीं इसमें, याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन हाँ जायंग और पुमंग का याद रखिएगा। तो सहायक अंग हमने क्या क्या बताया, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज। तो पहला चीज हो गया बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज। आई होप कि समझ आया होगा कि ये सहायक अंग किस प्रकार हैं, ठीक ना। सहायक अंग इस प्रकार है ताकि ये जो जब जनन करें ना तो इनको एक सहारा दे सके, इनको एक सेफ्टी दे सके, कि ताकि अच्छे तरीके से जनन कर सके। बस वही है, ऐसे समझो, दिमाग को ना मानवों से रिलेटेड करके समझो, तब अच्छे तरीके से समझ आएगा पुष्प में। अगर सोचोगे मैं पुष्प को केवल समझो तो नहीं समझ पाओगे भाई, ठीक ना। इस प्रकार से कुछ चीज से रिलेटेड करके पढ़ोगे, रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब चलिए ये हमारे हो गए पुष्प के आवश्यक अंग एवं सहायक अंग, इसको चक्र भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सहायक चक्र तथा सहायक अंग भी बोलते हैं। इसे नोट डाउन करिए तथा इसे नोट डाउन करिए, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, पुष्प की संरचना पे। तो हम पुष्प की संरचना को देखते हैं, इसे हम रफ करते हैं तब तक। अब देखिए हम देखेंगे पुष्प की संरचना, ये हो गया हमारा पुष्प की संरचना, ये हो गया हमारा पंखुड़ी, ये है हमारा पंखुड़ी, ठीक ना।
चित्र मुझसे अच्छा नहीं बनता है भाई, तो चित्र पे नहीं जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये है हमारा पुष्पासन, जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक। थैलेमस ये हो गया हमारा पुष्पासन। एक ऐसे देखिएगा, मैं फिर से एक बार संरचना को बनाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया हमारा पंखुड़ी, सॉरी, हमारे हो गया डंठल, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट भी बोलते हैं, डंठल हम बोल दे रहे हैं, इसको हम डंठल बोलते हैं। पुष्प वृंत, हिंद इसका नाम है पुष्प वृंत, ध्यान दीजिएगा, पुष्प वृंत। ये हो गया हमारा पुष्प वृंत, डंठल, ठीक ना। अब ये फूले हुए एक भाग से जुड़ा रहता है, ठीक ना, ऐसे, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। मुझे अच्छे से बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन समझिएगा, पुष्पासन, ताकि आपको समझ आ जाए। ये रहा हमारा पुष्पासन, ये रहा हमारा पुष्प वृंत, जिसको हम डंठल बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, पुष्पासन। अब देखिए, इस पुष्पासन के ऊपर से ऐसे हमारे गए रहते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक ना, ऐसे जो निकले रहते हैं, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पास, ये हो गया हमारे बाह्य दल पुंज। बाह्य दल, ये दिख रहा है बाह्य दल, लेकिन है बाह्य दल पुंज, क्योंकि जब इसको आप चारों ओर राउंड करके देखोगे ना, गोल करके, तो चारों ओर हरे हरे निकले रहते हैं। तो ये हो गया हमारा बाह्य दल, इसको हम बाह्य दल पुंज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक को ओची कर रहा हूं, इसलिए मैं बाह्य दल लिख रहा हूं, ठीक। ये हो गया हमारा बाह्य दल। अब देखिए, यहां से हमारी ऐसे पंखुड़ियां निकली रहती हैं, ऐसे है, ठीक, ऐसे, जैसे आप समझो, बस समझो आप, ठीक ना। ये हमारी पंखुड़ियां निकली। अब यहां से हमारे ये जैसे ही पुष्पासन है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ एक भाग निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक। यहां पास एक फूली हुई संरचना ऐसे होती है, ऐसे अंडाशय है, ठीक ना। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। मैं उस चित्र से रिलेट करके मैं यहाँ पास चित्र बस बना रहा हूं, ताकि ये आपको समझ आए। उसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बोर्ड पे आप समझ सकते हो, तो चित्र देख के समझ भी आ रहा होगा वैसे भी। ये हमारा बन गया वर्तिकाग्र, ये हमारा बना वर्तिकाग्र, और ये हमारा बना अंडाशय, जिसमें हमारे बीजांड पाया जा रहा है, ठीक। अब देखिए, ये है हमारा क्या बोलते हैं, जायांग। ये हो गया हमारा जायांग, जिसको हमने जाइनोसियम बताया था। ये हो गया हमारा, पूरा संरचना को हम जायांग बोल रहे हैं, सिर्फ इस संरचना को नहीं। और ये वाली जो केवल संरचना है ना, इसको मैं अलग से बताऊंगा, वर्तिकाग्र, सारे बातों को मैं अलग से बताऊंगा। ये हमारा जायांग हो गया, और ये हमारा हो गया पुंकेसर, ठीक। ये हमारा जायांग हुआ, और ये हुआ हमारा पुंकेसर, और ये हमारा हुआ बाह्य दल, जो कि हरे रंग का होता है, और ये हो गया हमारा पुष्पासन। ये इसके हमारा जो भी होता है, क्या बोलते हैं, जायांग होता है। जायांग का तीन भाग में बांटते हैं जायांग को। एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। अंडाशय के भीतर जो होता है, उसको हम बोलते हैं बीजांड। बीजांड के भीतर होता है गुरु बीजांडधानी, तो यही वो बीजांड है। तो ये बीजांड हो गया, ये अंडाशय हो गया, ठीक। आई होप कि समझ आ रहा होगा। पुष्प की संरचना बेहतर तरीके से समझिए, ताकि ये आपके लिए काम आएगा। और ये मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है, चाहे आप कोई भी बोर्ड ले लो, यूपी, बिहार, एमपी, सीजी, मध्य प्रदेश, झारखंड, चाहे आप उत्तराखंड, कोई सा भी एनसीईआरटी का बोर्ड ले लो, अगर 5 नंबर का आपके बोर्ड में क्वेश्चन है, तो ये आता ही आता है। और सीजी बोर्ड में ये हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में, दो बोर्ड को मैंने देखा है, अधिकतर के उसमें पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए, इसमें पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, ये हरे रंग का होता है, इसको मैंने आपको बताने के लिए बस लिखा था। इसको हम पुंकेसर बोल दिए। पुष्प की सारी संरचना को हमने क्लियर कर दिया यहाँ पास। अब हम पुष्प की संरचना को मिटा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब मैं एक एक भाग को मैं आपको बताना चाहूंगा, तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक भाग को, पुष्प के। कहीं ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, कभी कभी होता है, क्योंकि अभी बंद हो गया था, ठीक ना। तो इसे हम मिटाने जा रहे हैं, इधर का भी हम मिटा देते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे पुष्प के संरचना, अब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जायांग की संरचना, यानी कि मादा। अब हम देखेंगे पुष्प के मादा भाग की संरचना। तो पुष्प के संरचना हमने देख लिया। पुष्प के मादा जनन अंग, जनन अंग लिखो या मादा अंग लिखते हैं, मादा अंग की संरचना तथा उसके भाग। तो पहला पॉइंट, पुष्प का जो होता है मादा जनन अंग होता क्या है। तो अब देखिए, पुष्प का मादा जनन अंग जो होता है, वो होता है हमारा क्या, जायांग। आई होप कि दिख रहा होगा भाई लोग।
और एक चीज बता रहा हूं ना, 480p या 720p, मेरा कहने का सेंस ये है आप अपने क्वालिटी में 480p या 720p में देखना, क्योंकि अच्छे तरीके से दिखेगा, नहीं तो नहीं शायद दिखता है। जबकि मैं भैया फोन शूट कर रहा हूँ, इसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, इस वजह से भैया फोन शूट कर रहा हूँ, तो अच्छा दिखना चाहिए। अब देखिए जायांग हो गया, इसको हम बोलते हैं मादा जनन अंग, मादा जनन अंग या मादा अंग बोलो, आप कुछ भी बोलो, पुष्प का यही है। अब ये हम संरचना देखेंगे, जायांग की संरचना। अब यहां लिखते हैं जायांग की संरचना। आप अच्छे तरीके से नोट बनाते रहिएगा, मैं आपसे उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप नोट बनाइएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं भी समझ आती तो एक बार आप कमेंट करना कि हाँ भैया मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। मैं गारंटी 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 बोल रहा हूं, अगर एक कमेंट भी आया ना कि हाँ भैया मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, पहले मैं पूछूंगा, अगर वास्तविकता में नहीं समझ आएगा तो मैं उस टॉपिक को मैं दोबारा समझा के ही रहूंगा, ठीक ना। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि मैं खड़ा किसके लिए हूँ? आपके लिए, आपकी डाउट क्लियर होनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है बस, ठीक। तो देखिए अब जायांग की संरचना हम देखते हैं। तो जायांग की संरचना हम बनाते हैं टूटा फूटा ऐसे ही, ज्यादा बेटर सोचिएगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक। इस प्रकार जायांग की संरचना हमने बनाया है, आप बस समझ जाइए, और ज्यादा इससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। ठीक, ये हमने बना दिया जायांग की संरचना। तो ये हो गया हमारा क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा इंग्लिश नेम थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको हिंदी नाम तो याद होना ही चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो, और इंग्लिश नेम भी याद कर लोगे तो क्या जाता है भाई, याद कर लिया करो थोड़ा बहुत। और ये हो गया हमारा वर्तिका, बीच वाला भाग को हम बोलते हैं वर्तिका, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और ये हो गया हमारे ये जो फूला हुआ संरचना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय, अंडाशय, दैट इज ओवरी, ये हो गया हमारा ओवरी। अब ये जो अपरा जैसी जो संरचना निकली हुई है ना, जो जुड़ा हुआ है इससे, इसको हम बोलते हैं, अंदर वाले को हम बोलते हैं बीजांड, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक। आई होप कि ये जायांग की संरचना आपको समझ आई होगी, तो इसे फास्टली नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे पुंकेसर की संरचना, ठीक ना, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पुमंग की संरचना हम देखेंगे। ये जायांग की संरचना जल्दी से नोट डाउन करिए। हम अब देख यही पास हम देख लेते हैं पुंकेसर की संरचना, पुमंग की संरचना, पुमंग की संरचना। पुमंग किस चीज की वो चीज है, इकाई, सॉरी, पुमंग क्या है? पुमंग नर जनन अंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुमंग नर जनन अंग है, पुमंग नर जनन अंग है। मेरा थोड़ा बहुत राइटिंग भी नहीं समझ आ सकता है क्योंकि मैं फास्टली लिखता हूं, थोड़ा समझ जाए क्या करना बस। अब देखिए पुमंग की संरचना, ये भी 3 भागों में बटा होता है, लेकिन इसको हम 2 भागों में मैं बांटता हूं, कोई कोई बुक इसको 3 भागों में बांट देता है, ठीक ना। चित्र थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक, समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे बांटता हूं, ये हो गया हमारा पराग कोश, पराग कोश, जिसको एंथर बोलते हैं, जिसको एंथर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया फिलामेंट, जिसको हम पुतंतु बोलते हैं, पुतंतु, किसी किसी बुक में तंतु भी लिखा है, ठीक ना, तो तंतु पुतंतु आ जाए। ये मत समझिएगा कि मुझे नहीं आता है, आपको आता है, पुतंतु और तंतु एक ही है, ठीक ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक। ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये हो गया हमारा परागकोश। अब देखिए किसी किसी बुक में क्या दे दिया है, एक भाग को और जबरदस्ती घुसा दिया है। ये जो परागकोश, परागकोश जो हम बोल रहे हैं, परागकोश और ये फिलामेंट के बीच में यहां पास एक संरचना को डाल दिया है, यहां पास बोल दिया है क्या, ये है योजी या फिर संयोजी, जिसको कनेक्टिव बोल दिया है, कनेक्टिव, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कनेक्टिव क्या कहना चाह रहा है, कि मतलब कि परागकोश डंठल से जो जुड़ा, सॉरी, परागकोश जो पुतंतु से जुड़ा हुआ है, पुंकेसर की तंतु, पुतंतु उसको कहते हैं, ठीक ना। पुंकेसर की जो तंतु से जुड़ा हुआ है उसको ये क्या बोल दे रहा है? योजी, बस यही है, इसको ये 3 भाग इस प्रकार बता दिया। आई होप कि आपको ये पुष्प की संरचना, हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा, पुष्प की संरचना देखा मुख्यतः
पुष्प की संरचना देखा, और इसके बाद हमने अंदर से मादा जनन, पुष्प के मादा अंग की संरचना देखिए, मादा अंग का, और हमने क्या देखा, क्या बोलते हैं, नर अंग का, नर अंग, इन दोनों का हमने भी संरचना देखा। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये पुष्प की जो संरचना है ना, मोस्ट आईएमपी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट आईएमपी है। 5 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है। ठीक ना, एक आध साल ही नहीं आता है तो ये अधिकतर आता है। इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जिसको आज हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे होंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि पुमंग की इकाई क्या है और जायंग की इकाई क्या है। ठीक ना, कमेंट सेक्शन में इस आंसर को देते जाइएगा। पुमंग की इकाई क्या है और जायांग की इकाई क्या है। ठीक ना, इसे हम कल डिस्कशन करेंगे, पुमंग की इकाई और जायांग की इकाई। इसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, ये क्लास कैसी लगी एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।